Welcome again each one of you to the official CLAT PG channel of LPT। जैसा मैं हर बार आप लोगों से पूछता रहता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप लोग एकदम सही होंगे, अच्छे होंगे और अपनी जो भी तैयारी आप जहाँ पे भी कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा करिए। और उसी अच्छे करने की अगली कड़ी में और एक और बार आ गया हूँ मैं आपकी मदद करने के लिए, ये बताने के लिए। हमने कुछ जजमेंट्स डिस्कस किए अभी तक, कुछ जजमेंट्स के बारे में पढ़ा भी, बट एक जनरल पिक्चर चाहिए होती है ना हमें ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है और किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि क्लैट पीजी एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आप मुझे इतना जान ही गए हैं कि हमें जनरल इंट्रोडक्शन बार बार करने की जरूरत है नहीं, और नहीं भी जाने हैं तो जान जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप रुक जाएंगे और धीरे धीरे जान जाएंगे। तो बात शुरू करते हैं कि क्लैट पीजी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्थिति क्या रहती है। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि क्लैट पीजी के अंदर 120 सवाल आते हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। इफ यू कैन सी 40 से 50 सवाल, मेजरली 45%, 50% के आसपास इन सम केसेस द पेपर कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड एज वी ऑल नो कि इफ वी हैव गुड कमांड ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है क्लैट पीजी का एग्जाम निकालना, बिकॉज काम ही कॉन्स्टिट्यूशन का है, सारे क्वेश्चंस ही कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स या फिर डिसएग्रीमेंट्स, यही सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं क्लैट पीजी में। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी ऑब्वियस कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट अब इसको कवर कैसे करना है, इंपॉर्टेंस तो सर हमें भी पता थी, आपको दिखाने की जरूरत नहीं भी थी, पर मैंने दिखा दी। बट हाँ, अब इसको कवर कैसे करना है। एग्जाम पैटर्न आप लोग जानते ही हो, 120 क्वेश्चन आते हैं, जजमेंट और लीगल टेक्स्ट के बेसिस पे आते हैं, और सबसे बड़ा सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। एज वी ऑलरेडी सॉ कि 40 से 50 नंबर का पेपर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आउट ऑफ 120। जिसको नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए, अगर क्लैट पीजी का अपन पेपर दे रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे तो पता ही होना चाहिए, बट नहीं पता तो 120 सवाल आते हैं, 50 कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। अब स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ना क्या क्या होता है। बिकॉज हम लॉ स्कूल में होते हैं, हमसे लॉ स्कूल में इस चीज पे फोकस ज्यादा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कि हम इन डेप्थ आर्टिकल्स को जाने, या फिर फ्रेमिंग ऑफ द आर्टिकल्स, या फिर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेचर इंटेंट बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं व्हेन वी डू द अंडर ग्रेजुएट कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। बट व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी हमें थोड़ा सा उस चीज को बदलना पड़ता है। ऑब्वियसली हमें ये सारी चीजें पढ़नी ही है, फंडामेंटल राइट्स या फिर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक तरीका अलग है। हमसे यहाँ कोई डिफरेंस डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि गोल्डन ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर दो, या फिर आर्टिकल 14 से लेके 17 के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो बता दो। इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं हमारे पास। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल 14 पे किसी का कोई जजमेंट होगा या लीगल टेक्स्ट होगा, उसके इंटरप्रिटेशंस आर द क्वेश्चंस। सो व्हाइल इन यूजी एंड स्टडीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अंडर ग्रेजुएशन, व्हाट वी डू इज वी रीड द लाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की लाइनें हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। क्लैट पीजी में आते ही इट बिकम्स रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ पा रहे हैं डायरेक्टली, बट बीच में जो छुपे हुए इंटरप्रिटेशंस हैं, दोज आर द रियल थिंग्स। सो यस, प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर इज टू बी कवर्ड। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, जो कि आर्टिकल 12 से शुरू हो जाते हैं, वो पढ़ने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज, जैसा आप जानते हो DPSPs हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हैं विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बट स्टिल दे आर वांटेड इन एवरी स्फीयर। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस क्या हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं। नाउ दीज आर द पार्ट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मेजरली कवर करने हैं। देयर आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, देयर आर ऑल्सो लेजिस्लेचर, देयर इज ऑल्सो फाइनेंस कमिटीज, देयर आर ऑल्सो स्टेट रिलेशंस, और ये सारी चीजें, लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। बट आवर मेजर फोकस विल बी ऑन दीज, क्योंकि अगर आप पीछे के पेपर्स उठाएंगे पिछले सालों के, तो आप ये चीज देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे जो टेक्स्ट पूछे गए हैं वो ज्यादातर इसी सेक्शन में से पूछे गए हैं। ठीक है, बट नाउ कम्स द मेजर पार्ट, लैंडमार्क जजमेंट और रीसेंट अमेंडमेंट्स। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस रखना है। क्यों?
एज वी ऑल नो इट इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉ, है ना. लॉ तो लिख दिया बनाने वालों ने, बट उसका इंटरप्रिटेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी ये कौन डिसाइड करता है? हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है. तो जैसा मैंने कहा क्लैट पीजी का मेजर फोकस क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइंस. अब वो रीड बिटवीन द लाइंस हम कहाँ से लाएं? हमें क्या पता लाइन के बीच में क्या लिखा है? इसलिए हम जजमेंट्स पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि जजमेंट में जब एक लॉ को डिस्कस कर रहा होता है कोर्ट इन एनी मैनर, वो रीड बिटवीन द लाइंस वाली ही बातें हमें बताते हैं. वो यही बताते हैं हमें कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको किस अप्रोच से देखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, ये सारी चीजें वो हमें बताते हैं. इसलिए बी वेरी श्योर दैट हम लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ें और जितना हो सके कोशिश ये करो कि जजमेंट्स फुल फॉर्म में पढ़ो, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट अबाउट हाउ अ पर्टिकुलर लॉ इज इंटरप्रेटेड इज नेक्स्ट लेवल. और दूसरा रिसेंट अमेंडमेंट्स. रीड बिटवीन द लाइंस बार बार फोकस कर रहा हूं. अब अगर कोई कानून के बीच में, कानून में कोई अमेंडमेंट हुआ है, मतलब वहां कुछ प्रॉब्लम का सेक्टर था, उसको बेटर करने के लिए अमेंडमेंट हुआ है ना. लीपा पोती हम किसी भी चीज पे तब करते हैं ना जब पपड़ी उतर रही होती है. तो अमेंडमेंट इसी फोकस से होता है कि कुछ प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट आया, मतलब कुछ गैप था, उस गैप में क्या है? रीड बिटवीन द लाइंस. तो वो रीसेंट अमेंडमेंट्स हमें ये जानने के लिए हेल्प करते हैं कि लॉ में प्रॉब्लम क्या थी और उसको अब बेटर कैसे किया है. आई बात समझ? तो while topics from the constitutions are these which are to be looked upon, the major or the most important thing when we do prepare about criminal constitutional law is that we focus on landmark judgments and amendments so that we can find what is between the lines. काफी फ्लो में ये बात मैंने बोल दी, पर आपको समझ भी फ्लो में आ गई होगी और काम भी आपका फ्लो में ही होगा. अब नेक्स्ट होता है कैसे करना होता है, प्रिपेयर कैसे करें. सर पढ़ना क्या है वो तो आपने बता दिया, बट इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ना कैसे? तो कुछ बेसिक होता है. पढ़ो बेयर एक्ट से. डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड और स्टडी एनी काइंड ऑफ लॉ फ्रॉम सम कमेंटरीज. यस, द कमेंटरीज आर गुड टू एक्सप्लेन थिंग्स, वो समझा देंगे अच्छे से, बट प्लेन रीडिंग ना हमेशा किसी भी लॉ की बेयर एक्ट से ही करा करो, बिकॉज दैट अंडरस्टैंडिंग इज नोवेयर एल्स. दूसरा होता है कि सिर्फ रीड नहीं करते चलना है. बेसिक चीज है ये, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वन मोर थिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी पढ़ें, कल को हमारी भी लेक्चर्स से आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, जो टीचर ने कह दिया वो देख के कॉपी में छापना इज नॉट नोट मेकिंग. वो चीज समझ के अपने हिसाब से कितना शॉर्ट में और कितना क्रिस्पली उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि आप वो ही रीड करो और आपको पूरी बात समझ आ जाए वापस, दैट इज द रियल नोट मेकिंग. इसलिए शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना, की केसेस को याद रखना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. फिर देखो हम कितना भी पढ़ लें इन सारे पेपर्स में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, हम पढ़ कितना भी लें, हमारा सुधार तभी होता है जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज ही वहां आते हैं. और अगर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली और साथ ही साथ हम रिवीजन उस चीज का करते रहते हैं, ऑब्वियसली वील बी डूइंग ग्रेट उसके अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से करो, नोट्स बना लो शॉर्ट, उनको रिवाइज करते रहो, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू लगाते रहो, यू विल बी गुड टू गो. अब आते कुछ रिसोर्सेज कि पढ़ें कहां से. ऐसे बुक्स प्रमोट तो नहीं करनी चाहिए, बट इन बुक्स को प्रमोशन की जरूरत भी नहीं है. संविधान में एमपी जैन और वीएन शुक्ला, एमपी जैन इज द अथॉरिटी, है ना. किसी भी सब्जेक्ट को इतना ढंग से नहीं समझा रखा जितना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जैन साहब ने समझा रखा है. इसलिए किताबें रेफर करना एमपी जैन और बेयर एक्ट. बाकी क्विज, मॉक टेस्ट, ये सब तो हम आपको लॉ प्रेप में प्रोवाइड करवा ही देंगे. किताब एमपी जैन सबसे अच्छी है टू रेफर. और लास्ट की कुछ क्विक टिप्स, आप उसको बेटर कर सकते हो. फ्लैश कार्ड समझते हो? फ्लैश कार्ड कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, उस टाइप के कुछ स्टिकी नोट्स के ऊपर ना फ्लैश कार्ड्स बना लो, जिसके तुम बाहर की साइड में लिख दो आर्टिकल 14 और पीछे की साइड में तुम लिख सकते हो कि क्या क्या उसके एसेंशियल्स हैं. तो 14 देख के तुम्हें पीछे वाला याद आ जाना चाहिए और एसेंशियल्स देख के तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 याद आ जाना चाहिए. ऐसा फ्लो चार्ट्स बनाना. अब जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को या डीपीएसपीस को आप इंडिविजुअली पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत अजीब लग सकता है, बट अगर आपने उनका फ्लो चार्ट बना लिया कि कौन सी चीज किस चीज का राइट प्रोवाइड कर रही है, तो आपके लिए वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिसको अपने दिमाग में सेट करना टेक्स्ट को सेट करने से बहुत ज्यादा होता है.
इसी बात के साथ मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में अच्छा करोगे, आप लोग बस तरीका अपना फॉर्मुलेट अच्छे से करो। आई होप टू सी यू सून अगेन अगली वीडियो के साथ कि हम और लॉज कैसे पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना है वो आपको बात समझ आ गई होगी। सी यू ऑल सून, बाय, एंड यस सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय LPT, बिकॉज यहाँ पे हम जितना आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं वो करेंगे और हम आपकी प्रिपरेशन के कंप्लीट सारथी बनेंगे। तो सी यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट।